बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो यूनिट है वो है वाइटल साइंस। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर देखा जाए एमसीक्यूज़ के हवाले से, इसके अलावा क्लिनिकल साइड पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइटल साइन ये तो काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन इस यूनिट में हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। आगे इंशाल्लाह अगले जो है अपने पल्स का अपना ही एक वीडियो हम बनाएंगे अलहदा। इसके अलावा रेस्पायरेशन का और ब्लड प्रेशर का, इन सब का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम जो है किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर के हवाले से हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन वाइटल साइन। वाइटल साइन को क्या करना है, डिफाइन करना है। इस यूनिट में डिफाइन टर्म्स रिलेटेड टू वाइटल साइन, और कौन से टर्म है जो वाइटल साइन के साथ क्या है, रिलेटेड है। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। अब जो टेम्परेचर है, रिस्पायरेशन है या ब्लड प्रेशर है, इनके जो फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है, हमने इसको क्या करना है, इस यूनिट में डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म फॉर नॉर्मल थर्मोरेगुलेशन इन द बॉडी। अब वो कौन सी मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो बैलेंस रखते हैं या हेमोस्टेसिस रखते हैं। तो कौन से मैकेनिज्म है, कौन से प्रिंसिपल के थ्रू काम करता है। आइडेंटिफाई वेज दैट इफेक्ट हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन द बॉडी। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर हीट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या हमारे बॉडी से हीट को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। डिफाइन टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो टेम्परेचर है या फीवर वगैरह है, तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं। आइडेंटिफाई द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर। अगर किसी बंदे को फीवर हो जाते हैं, अगर कोई पेशेंट है उनको फीवर वगैरह है, टेम्परेचर है, तो कौन से साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। डिस्कस द नॉर्मल रेंजेस फॉर टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। इस यूनिट में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज किया है, इसके अलावा पल्स का किया है, रिस्पायरेशन का किया है, और ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज किया है। लिस्ट द फैक्टर्स इफेक्टिंग टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन। अब वो कौन से फैक्टर्स है जो कि किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा या कब लो होगा। पल्स पर कौन से जो है फैक्टर इफेक्ट करते हैं, रिस्पायरेशन पर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स एंड रिस्पायरेशन। अब जो पल्स और रिस्पायरेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको क्या करने हैं, डिस्क्राइब करने हैं। लिस्ट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए जो फैक्टर यानी रिक्वायर्ड है वो कौन कौन से फैक्टर हैं। डिस्क्राइब वेरियस मेथड एंड साइट्स यूज टू मेजर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। अब टेम्परेचर जो है हम डिफरेंट साइड से मालूम करते हैं। इसमें टेम्पोरल साइड भी आते हैं, रेक्टल साइड है, एक्सिलरी साइड है या ओरल साइड है, ये डिफरेंट साइड्स हैं। और ब्लड प्रेशर जो है उसकी कौन कौन सी साइड्स हैं, तो इस यूनिट में हम इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। रिकग्नाइज द साइंस ऑफ अलर्ट व्हाइल टेकिंग टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड बीपी। TPR का मतलब है, T का मतलब है टेम्परेचर, P का मतलब पल्स, R का मतलब है रिस्पायरेशन, और B का मतलब है ब्लड प्रेशर। तो इसके जो साइन सिम्टम्स है उसके ऊपर भी क्या करने हैं, बात करने हैं। इंट्रोडक्शन। Vital signs are the indicator of the body physiological status in response to physical environment and psychological stress। अब वाइटल साइन क्या है, ये एक इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं, ये एक इशारा है, एक अलामत है कि जब हमारे बॉडी किस चीज़ को रिस्पॉन्स देती है या रिस्पॉन्स करती है। जब फिजिकल कोई इन्वायरमेंट हो या कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, जब हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है फिजिकल इन्वायरमेंट को या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को, तो वहाँ पर जो वाइटल साइन है किस की तरह काम करते हैं, ये इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, यानी हमें शो कर देते हैं कि अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। द वाइटल साइन आर द कार्डिनल साइन आर टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। अब वाइटल साइन को कार्डिनल साइन भी कहा जाता है। कार्डिनल साइन का क्या मतलब है, बुनियादी साइन। उसके अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है, वाइटल साइन के अंदर टेम्परेचर है, पल्स है, रिस्पायरेशन है और ब्लड प्रेशर। ये 4 जो है मेजर वाइटल साइन है। पेन भी इन्वॉल्व है, लेकिन इस यूनिट में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। द फाइंडिंग आर गवर्न्ड बाय द वाइटल ऑर्गन्स। अब ये जो हमें किस तरह पता चलेगा कि इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह आ गया, ये वाइटल ऑर्गन से क्या वाइटल ऑर्गन से पता चलेगा इसके बारे में। वाइटल साइन आर कॉल्ड वो कार्डिनल साइन। अब वाइटल साइन को कार्डिनल साइन भी कहा जाते हैं। क्यों कहा जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। अब इनकी अहमियत बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा है कि इसकी वजह से वाइटल साइन को कार्डिनल साइन भी कहा जाता है। कार्डिनल साइन का मतलब बुनियादी। These are the indicator of health status as these indicate the effectiveness of circulatory, respiratory, neural and endocrine body function। अब ये क्या है, ये हमें इंडिकेट करते हैं जो हमारे हेल्थ स्टेटस है कि जब भी कोई चेंजेस वगैरह आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में जो कि हार्मोन्स वगैरह रिलीज करते हैं, अगर इसी फंक्शन में कोई चेंजेस वगैरह आ जाते हैं तो ये हमें क्या करते हैं, शो करते हैं वाइटल साइन के थ्रू।
टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन और पेन। व्हेन टू टेक वाइटल साइन। अब वाइटल साइन जो है हमने कब लेने हैं या कब फाइंड आउट करने हैं। अपॉन एडमिशन, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाते हैं, उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो एडमिशन के वक्त या एडमिशन से पहले आपने क्या करना है, वाइटल साइन को मालूम करना है। ऑन अ रूटीन बेसिस, अब अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है 3-4 दिन या 5 दिन तक वो हॉस्पिटल में है, तो डेली बेसिस पे आपने क्या करना है, वाइटल साइन को मैयर करना है, वाइटल साइन को मालूम करना है। बिफोर एंड आफ्टर इन्वेजिव प्रोसीजर, अब ऐसी प्रोसीजर या कोई सर्जरी वगैरह या बाहर से कोई चीज़ इंजेक्ट करनी है, तो उस वक्त इससे पहले या उसके बाद, यानी इन्वेजिव प्रोसीजर है, उससे पहले या उसके बाद आपने क्या करना है, वाइटल साइन को मैयर करना है। एनी डिटोरिएशन ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन, अगर पेशेंट के जनरल कंडीशन जो है उसमें कोई चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, तब आपने क्या करना है, वाइटल साइन को मालूम करना है। बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन दैट में इन्फ्लुएंस वाइटल साइन, अब अगर कोई नर्सिंग इंटरवेंशन है, वहाँ पे आपने कोई ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करनी है पेशेंट को या कोई केयर देने हैं पेशेंट को, तो उससे पहले और उसके बाद आपने क्या करना है, वाइटल साइन को मालूम करना है। प्रायर टू मेडिकल इमरजेंसी, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उससे पहले आपने क्या करना है, वाइटल साइन मालूम करनी है। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, इट इज़ द हॉटनेस और कूलनेस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो हॉटनेस है या कूलनेस है उसको क्या कहा जाता है, बॉडी टेम्परेचर कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा डेफिनेशन आप इस तरह कर सकते हैं, इट इज़ बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड हीट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर जितनी हीट प्रोड्यूस होती है और बॉडी से जितनी हीट लॉस होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको टेम्परेचर कहा जाता है। हीट प्रोड्यूस माइनस हीट लॉस्ट इज इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, ये एक जनरल फार्मूला दिया हुआ है कि बॉडी टेम्परेचर जो है इस चीज़ के बराबर है। टाइप्स, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के अगर पेपर में पूछे जाए तो कितने टाइप्स हैं, 2 मेन टाइप्स है। एक को हम कहते हैं कोर टेम्परेचर और दूसरे को हम कहते हैं सरफेस टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर क्या है, इज द टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यूज ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज वगैरह है, डीप अंडर द बॉडी जो टिश्यूज वगैरह है, तो उसके जो टेम्परेचर है उसको कोर टेम्परेचर कहा जाते हैं। इट रिमेन्स कांस्टेंट वेरीज वेरी लेटर एज 1 फ़ारेनहाइट एक्सेप्ट व्हेन अ पर्सन हैज़ अ फीवर। इसके अंदर ये ऑलमोस्ट जो है कांस्टेंट रहते हैं जो टिश्यू टेम्परेचर है, लेकिन कभी कभार इसमें स्लाइटली चेंज आ जाते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। लेकिन उस कंडीशन के अलावा यानी कोई फीवर वगैरह है, तो फिर ये तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे जो कोर टेम्परेचर है, टिश्यूज़ वगैरह का टेम्परेचर है, वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर फीवर वगैरह नहीं है तो तब जाके ये कितना इंक्रीज़ होते हैं, 1 फ़ारेनहाइट तक ही इंक्रीज़ हो जाता है। वी मेजर इट विद अ थर्मामीटर, और हम इसको किस चीज़ से मालूम करते हैं, थर्मामीटर से मालूम करते हैं। Surface temperature, by contrast temperature of the surface or skin fluctuate, rise or fall in responses to the environment। अब surface temperature क्या है, ये चेंज होते जाते हैं कि आप ये environment पे डिपेंड करते हैं। अगर आप बॉडी जो आपका बाहर यानी environment एक्सटर्नल environment अगर वो गर्म है तो surface temperature क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है आपकी बॉडी का वो ज़्यादा यानी ठंडा होगा, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़ाहिर सी बात है लो शो होगा, जो surface temperature है। Normal body temperature is not an exact point on a scale but a range of temperature when measured orally for an adult. On an average it is between 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.8 to 100 फ़ारेनहाइट। अब जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 36 डिग्री से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। अगर फ़ारेनहाइट में लिया जाए तो 98.8 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट तक ये टेम्परेचर क्या है, हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अब बॉडी टेम्परेचर किस तरह रेगुलेट करते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं। द सिस्टम दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। अब ये मेन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है जो कि क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। सेंसर्स इन द पेरिफेरी एंड इन द कोर, अब जो यानी सेंसर्स वगैरह लगा हुआ है जो पेरिफेरी साइड है या जो कोर एंड इनसाइड टिश्यूज वगैरह है, वहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है जो कि बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। एन इंटीग्रेटेड इन द हाइपोथैलेमस, अब जो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, तो वहाँ से क्या होते हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होते हैं, कंट्रोल होते हैं। एन इफेक्टिव सिस्टम दैट एडजस्ट द प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ हीट, अब हमारे बॉडी के अंदर क्या है, एक इफेक्टिव सिस्टम लगा हुआ है जो कि हमारे यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यानी जो हीट लॉस होती है या हीट बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो किसके थ्रू जो है एडजस्ट होते हैं, ये इफेक्टिव सिस्टम लगा हुआ है उसके थ्रू ये एडजस्ट होते हैं। मोस्ट सेंसर्स आर सेंसरी रिसेप्टर आर इन द स्किन, अब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, सेंसरी रिसेप्टर लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे मौजूद है, ये स्किन में मौजूद है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से।
द स्किन हैज़ मोर रिसेप्टर्स फॉर कोल्ड देन वार्मथ। अब ये तो कोई यानी जो बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर है, टेम्परेचर या तो ये क्या होगा, कोल्ड होगा या वार्मथ होगा, लेकिन हमारे स्किन के अंदर जो सेंसर ज़्यादा लगा हुआ है वो कोल्ड के लिए ज़्यादा लगा हुआ है। Therefore skin sensor detect cold more efficiently than warmth। अब हमारे बॉडी को जो है ज़्यादा किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं। कोल्ड को क्यों डिटेक्ट करती है, क्योंकि वहाँ पे जो रिसेप्टर्स लगा हुआ है, सेंसरी रिसेप्टर्स, वहाँ पे कोल्ड के लिए ज़्यादा हैं। When the skin becomes chilled over the entire body, three physiological process to increase the body temperature take place। अगर हमारे बॉडी के अंदर क्या शुरू हो जाते हैं, यानी जो है टेम्परेचर लो हो जाते हैं, तो वहाँ पे तीन मैकेनिज्म शुरू हो जाती है। एक यह है शिवरिंग इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। वहाँ पे शिवरिंग स्टार्ट होती है कि जब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाते हैं तो शिवरिंग स्टार्ट होती है। शिवरिंग का क्या है, ये हीट प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं। स्वेटिंग इनहिबिटेड टू डिक्रीज हीट लॉस। अब जो स्वेटिंग है इसके थ्रू वो इनहिबिट हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ताकि हीट जो लॉस है उसको क्या करे, डिक्रीज करें। वेजो कंस्ट्रक्शन डिक्रीज हीट लॉस। अब जो वेजो कंस्ट्रक्शन है यानी जो वेसल्स और क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसके थ्रू क्या है, हीट लॉस कंट्रोल हो जाता है। जब हीट लॉस कंट्रोल हो जाते हैं तो बॉडी का जो टेम्परेचर ऐसे ऐसे वो अपने इंक्रीज हो जाते हैं और अपनी नॉर्मल वैल्यू पे पहुंच जाता है। Regulation of body temperature. Body temperature is regulated by balancing the amount of heat the body produces with the amount of heat the body loses। अब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है किसके थ्रू होते हैं, यानी जितना बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होते हैं उतने ही क्या होते हैं, लॉस होते हैं। बॉडी हीट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म विच इज सम ऑफ द ऑल बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी। अब हमारे बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है, ये ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, मेटाबॉलिज्म। यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं तो उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाते हैं। तो ये जब भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म वगैरह हो तो वहाँ पे क्या होते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। और ये मेटाबॉलिज्म क्यों होती है, ताकि अब हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस किया होते हैं क्योंकि सेल को एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर सके। तो एनर्जी, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने किसके थ्रू होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू होते हैं। द हाइपोथैलेमस अ ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, यानी जो ब्रेन पार्ट है उसके अंदर क्या है, ग्लैंड लगा हुआ है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, ये जो टेम्परेचर इसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। It is able to adjust body temperature that result in either increasing or decreasing heat production throughout the body। अब ये क्या करते हैं, ये जो टेम्परेचर है ये एडजस्ट करते हैं, टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं, या तो हीट को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, या हीट को डिक्रीज कर देते हैं। हीट प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, या हीट प्रोडक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो इसके थ्रू जो हाइपोथैलेमस है टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। Regulation of body temperature. The interior hypothalamus promote heat loss through a vasodilation and sweating। अब hypothalamus के दो पार्ट्स हैं, एक एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, एक एंटीरियर हाइपोथैलेमस है और दूसरा जो है क्या है, पोस्टीरियर है। अब एंटीरियर हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, ये हीट लॉस को प्रमोट करते हैं, यानी हीट को लॉस करते हैं, वेसोडाइलेशन काज करते हैं और स्वेटिंग को काज करते हैं। अब द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस प्रमोट हीट कंजर्वेशन बाय वेजो कंस्ट्रक्शन। अब जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है इसके क्या फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन काज कर देते हैं और हीट जो यानी प्रोड्यूस होता है उसको कम कर देते हैं। हीट प्रोडक्शन एंड मेंटेन द कोर टेम्परेचर। और इसके थ्रू क्या करते हैं, यानी जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है ये वेजो कंस्ट्रक्शन काज कर देते हैं और इसके थ्रू क्या हो जाते हैं, जो कोर टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाते हैं। थर्मोरेगुलेशन, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। अब हीट जितने प्रोड्यूस होते हैं और हीट जितने लॉस होते हैं इसके दरमियान जो बैलेंसिंग है उसको थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एग्जैक्टली इक्वल द अमाउंट ऑफ हीट लॉस द पर्सन इन हीट बैलेंस। अब अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उससे जितना हीट उसकी बॉडी के अंदर जितना हीट प्रोड्यूस होते हैं और जितना यानी लॉस होते हैं, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो हीट है ये बैलेंस में है। हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। अब ये भी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहा जाता है, थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। हीट लॉस टू द इन्वायरमेंट, अगर कोई हमारे बॉडी से हीट लॉस होते हैं इन्वायरमेंट वाली साइड पे तो उसको क्या कहा जाता है, थर्मोलाइसिस कहा जाता है। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होते हैं उसको थर्मोजेनेसिस कहा जाता है और जो हीट लॉस होती है उसको थर्मोलाइसिस कहा जाता है।
हीट प्रोडक्शन, अब हीट जो है प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब जो हीट प्रोडक्शन होती है किसके मैकेनिज्म होते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? इज द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज दैट योर बॉडी नीड्स टू परफॉर्म बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। अब हमारी बॉडी को यानी जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है अपने फंक्शन प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म करने को, इसको क्या कहा जाते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाते हैं। क्योंकि हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना फंक्शन वगैरह कर सके। तो जो एनर्जी रिक्वायर है किसी भी सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है और इसके थ्रू क्या हो जाते हैं? हीट प्रोडक्शन हो जाती है। मसल्स एक्टिविटी, बॉडी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग एंड ब्रेक डाउन एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड दिस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग। अब अगर कोई मसल्स एक्टिविटी होती है वहाँ पे तो जो एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जब एटीपी की ब्रेक डाउन हो जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं? हीट प्रोड्यूस होती है। Thyroxine. Thyroid hormone stimulate diverse metabolic activities most tissues leading to an increase in basal metabolic rate. अब जो थायरॉक्सिन है ये क्या है? ये थायराइड हार्मोन है। ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको क्या करते हैं? डाइवर्ट कर देते हैं और जो यानी ये क्या करते हैं? जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है किस चीज़ में रोल प्ले करते हैं? ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं? इंक्रीज। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अब जो एपिनेफ्रिन है या नॉन एपिनेफ्रिन है वो किस कैसे हीट को जो है स्टिमुलेट कर देते हैं? एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन आर रिलीज्ड बाय द एड्रेनल मेडुला एंड नर्वस सिस्टम रिस्पेक्टिवली। अब जो एपिनेफ्रिन है और नॉन एपिनेफ्रिन है ये कहाँ से रिलीज होती है? ये एड्रेनल ग्लैंड है। एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट्स है, एक एड्रेनल कॉर्टेक्स है और एक एड्रेनल मेडुला है। तो ये किस पार्ट से रिलीज होते हैं? ये एड्रेनल मेडुला से रिलीज होते हैं और इसके अलावा नर्वस सिस्टम जो है इसमें क्या करते हैं? रोल भी प्ले करते हैं। दे आर the fight hormones that are released when the body is under extreme stress। अब ये हार्मोन कब रिलीज होते हैं? कि बॉडी अगर कोई स्ट्रेस कंडीशन में है तो ये हार्मोन रिलीज होती है। ड्यूरिंग स्ट्रेस मच ऑफ द बॉडी एनर्जी। अब ये कि जब भी इस हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस सिचुएशन में, तो वहाँ पे जो हीट यानी प्रोडक्शन है वो क्या हो जाते हैं? स्टिमुलेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रेस मच ऑफ द बॉडी एनर्जी इज यूज्ड टू कम्बाट इमिनेंट डेंजर। इस स्ट्रेस के दौरान क्या हो जाता है? हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि वो क्या कर सके? फाइट कर सके किसी भी डेंजर के साथ। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इस एनर्जी जब ये एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो हीट क्या हो जाते हैं? प्रोडक्शन होती है। हीट लॉस, अब जो ये तो हीट प्रोडक्शन का एक मैकेनिज्म, तब हमारे बॉडी के अंदर जो है हीट यानी लॉस होते हैं बॉडी से, तो किसके थ्रू होते हैं? इसके अंदर 3-4 जो है मेन मैकेनिज्म है। एक को कहते हैं रेडिएशन, दूसरा है कंडक्शन और तीसरा है कन्वेक्शन और चौथा है कन्वर्जन या वेपोराइजेशन। अब रेडिएशन क्या चीज़ है? द एमिशन ऑफ द एनर्जी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द बॉडी। अब जो वेव्स के थ्रू यानी हमारे बॉडी से ये एनर्जी रिलीज होती है उसको रेडिएशन कहा जाता है। कंडक्शन क्या चीज़ है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सरफेस टू द अदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हीट इज ट्रांसपोर्ट विया सॉलिड मटेरियल। अब सॉलिड मटेरियल की जो थ्रू जो हीट लॉस होती है बॉडी से, तो किस चीज़ में आते हैं? कंडक्शन में आते हैं। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इज द डिस्पर्जन ऑफ हीट बाय एयर करंट्स। अब ये जो कन्वेक्शन ये आते हैं लिक्विड में और एयर में, कि वो एयर और लिक्विड के अंदर जो यानी हीट लॉस होती है उसको कन्वेक्शन कहा जाता है। Conversion, vaporization. Evaporation is the continuous evaporation of moisture from the respiratory tract and from the mucosa of the mouth as well as from the skin. अब हमारी जो बॉडी के अंदर क्या है? म्यूकोजा है या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या माउथ है, तो वहाँ से भी क्या हो जाते हैं? यानी ये हीट लॉस होती है वेपर फॉर्म के, तो उसको क्या कहा जाता है? वेपोराइजेशन कहा जाते हैं। ये जो है डिफरेंट साइड्स है, ओरल है, रेक्टल है, एक्सिलरी है और वहाँ पे ये नॉर्मल टेम्परेचर दिया हुआ है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? नॉर्मल है और फ़ारेनहाइट में क्या है? 98.6 है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर पे जो इफेक्ट है वो उसमें क्या चीज़ आते हैं? जो टेम्परेचर पे क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, उसमें क्या आ जाते हैं? एज आ जाते हैं। इन्फेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर, चिल्ड्रन मोर लिबाइल देन एडल्ट एंड elderly
आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस ड्यू टू द डिक्रीज थर्मोरेगुलेटरी कंट्रोल। अब ये इन्फेंट है, इस पे ऊपर क्या करते हैं, ग्रेट इफेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो चिल्ड्रन होते हैं ये वीक होते हैं, टेम्परेचर जो है वो बेयर नहीं कर सकते एडल्ट के लिहाज से। अब जो यानी एल्डर लोग हैं, जो एजड लोग हैं, तो उनका जो ये भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। स्लाइड टेम्परेचर अगर चेंजेस वगैरह आ जाते हैं तो इसको क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, क्योंकि उनका जो थर्मोरेगुलेटरी कंट्रोल है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ड्यूरेबल वेरिएशन, अब डे के अंदर जो वेरिएशन आते हैं टेम्परेचर को, तो उस वक्त ये भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर। Body temperature normally changes throughout the day, varying as much as 1 degree centigrade between early morning and late afternoon. अब मॉर्निंग के वक्त और आफ्टरनून के वक्त 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर ये चेंज हो जाते हैं। द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली रीच बिटवीन 8 PM एंड 12 मिडनाइट। अब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ये हाईएस्ट होते हैं 8 PM से लेकर 12 मिडनाइट तक, यानी रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है क्या होते हैं, हाई होते हैं। The lowest point is reached during sleep between 4 AM and 6 AM। अब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ये लोएस्ट कब होते हैं कि यानी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है ये लोएस्ट होते हैं। अब इसके अलावा जो एक्सरसाइज हमारे टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है तो हीट प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, इसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो इंक्रीज होगा। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, जो हीट यानी टेम्परेचर लो होगा। हार्मोन जो है वुमेन में ये क्या होते हैं, हार्मोन बहुत ज़्यादा यानी चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, तो इसकी वजह से मेल के लिहाज से जो है फीमेल में हार्मोनल चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, तो इसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है वुमेन में या फीमेल में वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। स्ट्रेस, अब स्ट्रेस के अंदर क्या है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन इंक्रीजेज मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड हीट प्रोडक्शन। अब जो ये दो हार्मोन्स है जो कि स्ट्रेस सिचुएशन में रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हीट का जो प्रोडक्शन है वो क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये डिफरेंट अगर टेम्परेचर के अंदर कोई अल्टरनेशन वगैरह आ जाते हैं तो उसके लिए ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं। फीवर है, हाइपरथर्मिया है, हीट स्ट्रोक है, हीट एग्जॉशन है और हाइपोथर्मिया है। अब हमारे बॉडी के अंदर कोई चेंजेस वगैरह आ जाते हैं टेम्परेचर का, द नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट इज कंसीडर्ड टू बी बिटवीन 36 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारी बॉडी का जो नॉर्मल रेंज टेम्परेचर वो क्या है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है, नॉर्मल है। और अगर फ़ारेनहाइट में लिया जाए तो ये 96.8 फ़ारेनहाइट से लेकर ये 99.4 फ़ारेनहाइट तक क्या है, नॉर्मल है। देयर आर टू प्राइमरी अल्टरनेशन इन द बॉडी टेम्परेचर। अब ये दो मेन जो है चेंजेस आते हैं बॉडी टेम्परेचर के अंदर, एक पैराक्सिया और हाइपरथर्मिया और दूसरा है हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया मीन कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए नॉर्मल से तो उसको हाइपरथर्मिया कहा जाते हैं। हाइपोथर्मिया का मतलब है कि जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से लो हो तो उसको हाइपोथर्मिया कहा जाते हैं। पैराक्सिया, अब बॉडी टेम्परेचर अबाउ द यूजुअल रेंज इज कॉल्ड पैराक्सिया। अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है यानी नॉर्मल उससे ज़्यादा हो तो उसको पैराक्सिया कहा जाते हैं। हाइपोथर्मिया और इन ले टर्म फीवर, इसको हाइपरथर्मिया भी कहा जाता है या फीवर भी कहा जाता है। अ वेरी हाई फीवर सच इज 41 डिग्री सेंटीग्रेड और 105.8 फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड हाइपरपायरेक्सिया। अब अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से चला गया है 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या जो है वो 105.8 फ़ारेनहाइट पर चला गया है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, हाइपरपायरेक्सिया कहा जाता है। फेब्राइल, द क्लाइंट हु हैज़ अ फीवर इज रेफर्ड टू एज फेब्राइल। अब अगर कोई पेशेंट है उसको क्या है, बुखार है, फीवर वगैरह है, टेम्परेचर है, तो उसको क्या कहा जाता है, फेब्राइल कहा जाता है। अब अगर कोई बंदे उसको यानी फीवर टेम्परेचर वगैरह नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है, ए फेब्राइल कहा जाता है। Low pyrexia, the fever does not rise more than 99 to 100 फ़ारेनहाइट। अब अगर बॉडी टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज़ नहीं हुआ 99 फ़ारेनहाइट से लेकर 100 फ़ारेनहाइट तक, इनके यानी अंडर रेंज से नीचे है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लो पैराक्सिया कहते हैं। मॉडरेट पैराक्सिया, बॉडी टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है 100 से लेकर क्या है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चला गया है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, मॉडरेट पैराक्सिया कंसिडर करेंगे। हाई पैराक्सिया, बॉडी टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 103 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है 103 से लेकर 105 फ़ारेनहाइट पर चला गया है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, हाई पैराक्सिया कंसिडर करेंगे।
हाइपर पैरेक्सिया, टेम्परेचर अबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ है, इतना ज़्यादा हो गया है कि वो किस चीज़ भी चला गया है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चला गया है, तो इसको क्या कहा जाता है? हाइपर पैरेक्सिया कहा जाता है। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ फीवर। अब फीवर की कौन कौन से टाइप्स है, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर कौन सा फीवर है कि अगर एक पेशेंट है, ठीक है, वो ठीक होते हैं लेकिन 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए उनका जो टेम्परेचर है वो दोबारा आ जाता है, या 2-3 घंटे के लिए वो टेम्परेचर ख़त्म हो जाता है, तो और टेम्परेचर इसमें क्या होते हैं? हाई होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। ये मलेरिया में बहुत कॉमन होते हैं। अब जो मलेरिया पेशेंट है उनके बुखार जो है तो कुछ वक्त के लिए ठीक हो जाते हैं लेकिन दोबारा 2-3 घंटे के बाद दोबारा आ जाते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। अब रिमिटेंट फीवर क्या चीज़ है? अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड occur over the 24 hours period, all of which are above normal, e.g. cold or influenza। अब हमारे बॉडी के अंदर जो है यानी जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होते हैं। अब मिसाल के जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये इंक्रीज़ हो जाते हैं 2 डिग्री, तो 39 पे चला जाता है। अगर 39 है तो 41 पे चला जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रिमिटेंट फीवर कहते हैं। और एक ही चीज़ में कॉमन है, अगर कोल्ड या इन्फ्लुएंजा किसी को नज़ले ज़ुकाम वगैरह हुआ है तो ये उसमें कॉमन होते हैं। रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर ये है कि अगर कोई पेशेंट है वो ठीक हो गया है फीवर से, लेकिन 3-4 दिन बाद दोबारा यानी टेम्परेचर हो जाते हैं उनको, तो ये जब दोबारा टेम्परेचर आ जाते हैं 3-4 दिन के बाद, तो इसको क्या कहा जाता है? रिलैप्सिंग फीवर कहा जाता है। कांस्टेंट फीवर। द बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट मिनिमली बट ऑलवेज रिमेन अबव नॉर्मल। अब कांस्टेंट फीवर में क्या होते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ये इंक्रीज़ होते हैं लेकिन मिनिमल रेंज में होते हैं। अब यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 39 पे चला जाते हैं, या 98.6 फ़ारेनहाइट है, ये 100 पे चला जाते हैं। नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होते हैं लेकिन ये कांस्टेंट होते हैं। और ये किस चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है? ये टाइफाइड फीवर में बहुत ज़्यादा कॉमन है। Fever spikes. A temperature that rises to fever level rapidly following a normal temperature and then return to normal within a few hours. अब अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो गया लेकिन कुछ ही घंटे में दोबारा वो अपने लेवल पे आ गया, तो इसको क्या कहा जाते हैं? फीवर स्पाइक्स कहा जाते हैं। अब ये किस चीज़ में कॉमन है? अगर किसी बंदे को यानी ब्लड इन्फेक्शन हुआ है तो ये उसमें क्या है? ये जो फीवर स्पाइक्स है उसमें कॉमन है। इनवर्स फीवर। द हाइएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग हार्स एंड लोएस्ट इन द इवनिंग। अब इनवर्स फीवर में क्या होते हैं? उल्टा सिस्टम होते हैं कि मॉर्निंग में जो टेम्परेचर है वो क्या होते हैं? हाई होते हैं, और इवनिंग में क्या होते हैं? लो होते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इनवर्स फीवर कहते हैं। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर व्हेन डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो टेम्परेचर इज़ वेरी ग्रेट। अब जो यानी हाई टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर है, इनके दरमियान जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर कहा जाता है। इसमें स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है, जो टेम्परेचर है वो किस चीज़ पे चला जाते हैं? 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाते हैं, या 106 फ़ारेनहाइट पर चला जाते हैं। ये मुख्तलिफ स्टेजेस है फीवर का, कि जब भी फीवर स्टार्ट होते हैं यानी शुरू होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑनसेट कहते हैं। अब जिस स्टेज में फीवर बहुत हाई लेवल पे होते हैं यानी पीक लेवल पे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कोर्स में आ जाते हैं। इसको पैलेटिव फेज कहा जाता है। और जो ऑनसेट है उसको चिल्ड फेज कहा जाता है, और जो यानी पीक लेवल पे होते हैं जिस फेज में, तो उसको पैलेटिव फेज कहा जाते हैं। इसके अलावा एबेंटमेंट कौन सा है? कि जब टेम्परेचर ख़त्म हो जाते हैं यानी बॉडी का जो टेम्परेचर और नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको फ्लश फेज कहा जाता है। ये 3 फेज है: चिल्ड फेज, पैलेटिव फेज और फ्लश फेज। ऑनसेट में क्या होता है कि जब हमारे यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फीवर, अब जब यानी टेम्परेचर हमारे बॉडी के अंदर स्टार्ट होने वाला होता है यानी उस टेम्परेचर में चेंजेस शुरू आने लगते हैं, तो कौन से साइन सिम्टम्स हो सकते हैं? इंक्रीज हार्ट रेट। हमारा हार्ट रेट क्या होता है? इंक्रीज़ होते हैं। इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट एंड डेप्थ, जो रिस्पायरेटरी रेट है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। शिवरिंग, पिल्ड, कोल्ड स्किन। अब जो शिवरिंग स्टार्ट हो जाते हैं या कोल्ड स्किन यानी जो स्किन है वो ज़्यादा ठंडा होते हैं। कंप्लेंट ऑफ फीलिंग कोल्ड, साइनाटिक नेल बेड्स। अब जो यानी नेल्स वगैरह हैं वो डीऑक्सीजनेटेड महसूस होते हैं, उसका कलर जो है वो ब्लूइश वगैरह नज़र आ रहा होते हैं। गोस फ्लैश अपीयरेंस ऑफ द स्किन, सेसेशन ऑफ द स्वेटिंग। अब स्वेटिंग वगैरह क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। तो जब भी बुखार शुरू हो जाते हैं तो ये साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोर्स यानी पैलेटिव फेज में क्या होता है कि जब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई लेवल पे हो, तो एक ये है
कि जो चिल्स वगैरह हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन दैट फील वार्म, यानी जो हमारे स्किन का टेम्परेचर है वो ऐसे महसूस होता है कि वार्म से महसूस होते हैं। फोटो सेंसिटिविटी होती है कि बंदा धूप में नहीं बैठ सकता या धूप में नहीं चल सकता, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं धूप में। ग्लासी आइड अफेयरनेस, जो यानी आइस कलर है उसमें चेंजेस वगैरह आ जाते हैं। इंक्रीज पल्स एंड रिस्पायरेटरी रेट, अब जो पल्स है या रिस्पायरेटरी रेट है उसमें वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। इंक्रीज थ्रस्ट टू माइल्ड टू सीवियर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो सकती है, हमें क्या लगता है थ्रस्ट यानी प्यास वगैरह लग सकते हैं। ड्राउजनेस, रेस्टलेसनेस, डिलीरियम, बेहोशी वगैरह हो सकती है। सर में चक्कर वगैरह आ सकते हैं। कन्वल्जन, हार्पेटिक लीजन्स ऑफ द माउथ पे क्या हो सकते हैं, यानी लीजन्स वगैरह आ सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी खाने को दिल नहीं कर रहा होता। इफ़ द फीवर इज़ प्रोलॉन्ग्ड, अगर फीवर जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए हो। मलेज, वीकनेस एंड एचिंग मसल्स, अब थकावट महसूस होती है, मसल्स के अंदर पेन होते हैं, तो ये जब फीवर क्या होते हैं हाई लेवल पे होते हैं तो ये साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता जब नॉर्मल पे आते हैं तो क्या साइन सिम्टम्स है। स्किन दैट अपीयर्स फ्लश्ड एंड फील वार्म, अब जो बॉडी का जो यानी जो स्किन है उसका टेम्परेचर क्या होते हैं, वार्म होते हैं। स्वेटिंग होती है। डिक्रीज शिवरिंग, अब जो शिवरिंग वगैरह स्टार्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। पॉसिबल डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकती हैं। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया जो है कि जब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये नॉर्मल से लो हो जाए तो इसको कंडीशन को कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया इज अ कोर बॉडी टेम्परेचर बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल 95 फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये किस चीज़ पे आते हैं, 98 से लेकर ये 95 फ़ारेनहाइट पे आ जाते हैं या 37 से लेकर ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाते हैं, तो इसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। द 3 फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हाइपोथर्मिया, अब 3 मैकेनिज्म इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक्सेसिव हीट लॉस, ये हाइपोथर्मिया कब काज होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कब कम हो जाते हैं कि जब हमारे बॉडी से जो हीट लॉस है वो क्या हो, ज़्यादा हो। इनएडिक्वेट हीट प्रोडक्शन टू काउंटरैक्ट हीट लॉस, अब हमारी बॉडी का जो हीट प्रोडक्शन है वो क्या हो, ज़्यादा हो, और जो हीट लॉस है वो ज़्यादा मकदार में, यानी जो हीट लॉस है वो ज़्यादा मकदार में हो और जो हीट प्रोडक्शन है वो कम मकदार में हो। एम्पियर्ड हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेशन, अब अगर हाइपोथैलेमस वगैरह में कोई चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, हाइपोथैलेमस का क्या है, हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है रेगुलेशन में हेल्प कर देती है। जब भी हाइपोथैलेमस में चेंजेस आ जाते हैं तो हाइपोथर्मिया हो सकती है। If skin and underlying tissues are damaged by freezing cold, this result in frostbite. Frostbite most commonly occur in hands, feet, nose, and ear, in which ice crystal form inside the cell and damage it. Frostbite का मतलब है अगर कोई बंदा यानी सर्द इलाकों में रहते हैं, कोई बर्फ़ इलाके हैं, तो उस पर क्या हो जाते हैं, जो सेल टिश्यू है उसके अंदर आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। ये कामन किस चीज़ में होते हैं, हैंड हो गया, फीट हो गया, नोज़ है, ईयर है, ये इसमें बहुत ज़्यादा कामन है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथर्मिया, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए तो कौन से साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, पल्स एंड रिस्पायरेशन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होते हैं, इसके अलावा पल्स रेट कम होते हैं, रिस्पायरेशन रेट कम होते हैं। सीवियर शिवरिंग, स्टार्ट में क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। फीलिंग्स ऑफ कोल्ड एंड चिल्स, हमें सर्दी महसूस होती है। पेल, कोल्ड, वेक्सी स्किन, अब जो हमारे स्किन है ये ठंडा सा होते हैं। फ्रोस्ट बाइट, डिस्कलर्ड, ब्लिस्टर्ड नोज, फिंगर, टोज, अब जो हमारे स्किन कलर है क्या हो जाते हैं, डिस्कलर हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लिस्टर अपीयर हो जाते हैं, जो नोज साइड है, फिंगर या टोज वगैरह है। हाइपोटेंशन, पेशेंट किस चीज़ में चला जाता है, जो पेशेंट का बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो लो हो जाते हैं। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, अब जो यूरिनरी आउटपुट है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा लेक ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन, डिसओरिएंटेशन, ड्राउजनेस, रेसिंग, पुकामा, अब मसल्स की कोऑर्डिनेशन में चेंजेस आ सकते हैं, डिसओरिएंटेशन आ सकते हैं, सर में चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट जो है काम में। टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया, अब हाइपोथर्मिया के कौन कौन से टाइप्स हैं। इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया इज द डेलिबरेट लोअरिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर टू डिक्रीज द नीड फॉर ऑक्सीजन बाय द बॉडी टिश्यू सच एज ड्यूरिंग सर्टन सर्जरीज। अब ये जो हम खुद बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ताकि जो टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या जो नीड है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ये किस चीज़ में कॉमन है, किस चीज़ में ये आ जाते हैं, ये सर्जरी जब हो जाती है तो उसमें हम टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ताकि जो सेल को ऑक्सीजन सप्लाई है या जो ऑक्सीजन नीड है वो कम हो। एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया कैन आकर एज अ रिजल्ट ऑफ, ये किसके थ्रू आते हैं, एक्सपोजर टू कोल्ड इन्वायरमेंट, अगर कोई बंदा जो है कोल्ड इन्वायरमेंट में रहता है तो ये हो सकते हैं। इमर्जन इन कोल्ड वाटर एंड लेक ऑफ एडिक्वेट क्लॉथिंग, शेल्टर आर हीट, अगर कोई बंदा जो है कोल्ड वाटर में इस्तेमाल कर देते हैं
इसके अलावा जो है क्लॉथिंग वगैरह नहीं है, शेल्टर का कोई सिस्टम नहीं है या हीट का कोई सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया हो सकती है। इन ओल्डर एडल्ट्स द प्रॉब्लम कैन बी कंपाउंडेड बाय अ डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट एंड द यूज ऑफ सेडेटिव मेडिकेशंस। अब जो ओल्डर लोग हैं उसमें क्या होता है कि उनका जो मेटाबॉलिक रेट है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट की वजह से बॉडी के अंदर टेम्परेचर प्रोड्यूस होते हैं, तो उनका मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होती है या वो सेडेटिव मेडिकेशन क्या करते यूज़ करते थे। ये साइड से डिफरेंट ओरल है, रेक्टल है, एक्सिलरी है, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन है, टेम्पोरल आर्टरी है। तो ओरल कौन से हम माउथ से लेते हैं, रेक्टल नीचे से, एक्सिलरी जो बॉल वगैरह से हम मालूम करते हैं, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन है, और टेम्पोरल आर्टरी ये टेम्पोरल वाले साइड जो है हमारे ब्रेन का राइट और लेफ्ट साइड जो है वहाँ से हम मेजर कर देते हैं। टेम्परेचर सेफ्टी प्रिकॉशंस, अब इसके यानी जब हम टेम्परेचर मालूम करें तो कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, हमें क्या करना चाहिए। होल्ड रेक्टल एंड एक्सिलरी थर्मामीटर इन प्लेस। अब जो रेक्टल थर्मामीटर है या जो एक्सिलरी थर्मामीटर है उसको क्या करना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए। स्टे विद रेजिडेंट व्हेन टेकिंग टेम्परेचर। अब अगर आपने किसी पेशेंट का टेम्परेचर लेना है तो उनके साथ खड़े होने चाहिए। Prior to use, shake liquid in glass down, shake the thermometer away from resident and hard object। अगर आपने जो है क्या करना है, यानी थर्मामीटर को शेक करना है, तो जो जिसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, कोई पेशेंट वगैरह है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, तो आपने वहाँ से क्या खड़ा होना है, दूर खड़ा होना है, ताकि यानी जो थर्मामीटर वो टूट ना जाए। वेट फ्रॉम एंड टू टिप ऑफ थर्मामीटर प्रायर टू रीडिंग। अब अगर आपने जो है रीडिंग से पहले आपने क्या करना है, तो जो थर्मामीटर ये टिप साइड से क्या करना है, होल्ड करना है, ताकि रीडिंग वगैरह में चेंजेस वगैरह ना आ जाए। डिले टेकिंग ओरल टेम्परेचर फॉर 10 to 15 मिनट्स इफ रेजिडेंट हैज़ बीन स्मोकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग हॉट कोल्ड लिक्विड्स। आपने जो है क्या करना है, यानी अगर कोई पेशेंट है उसने जो है कुछ गर्म खाया या कुछ गर्म पिया या कुछ ठंडा पिया, तो आपने 10 से लेकर 15 मिनट तक वेट करना है। ओरल मोस्ट कॉमन मोस्ट कन्वीनियंट। अब जो ओरल है साइड है ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन है और ये आसान भी है। रेक्टल साइड क्या है, रजिस्टर्ड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन ओरल मोस्ट एक्यूरेट। अब जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टेम्परेचर शो करते हैं वो रेक्टल साइड है, और ये 1 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट ये क्या होते हैं, ओरल से ज़्यादा होते हैं। अब मिसाल के ओरल का अगर 98 फ़ारेनहाइट है, तो जो रेक्टल है वो वहाँ पे क्या होगा, 99 फ़ारेनहाइट होगा। एक्सिलरी लीस्ट एक्यूरेट रजिस्टर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर देन ओरल। अब जो यानी एक्सिलरी है, बाहर से जो टेम्परेचर हम लेते हैं ये लीस्ट एक्यूरेट होते हैं, यानी एक्यूरेट नहीं होता कम्प्लीटली, और इसके अंदर यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ही क्या होते हैं, लो होते हैं ओरल से। टेम्पोनिक प्रोब इंसर्टेड इनटू द ईयर कैनाल। अब इसमें इन्फेक्शन वगैरह का चांसेस हो सकते हैं, कोई इंजरी वगैरह हो सकती है।